वेलकम बैक टू संतोषी आईएएस। आई होप आप सभी अच्छा कर रहे होगे और हमारे जो जितनी भी वीडियोस आ रहे हैं संतोषी आईएएस पे आप उनको रेगुलरली फॉलो कर रहे होगे। तो आज हम देखने वाले हैं मानसून के बारे में। उससे पहले हम जितना भी जो है घटना चक्र के अंदर ज्योग्राफी का जो पोर्शन कर रहे हैं, आई होप आप A4 साइज़ की एक शीट लेके या फिर अपने जो कॉपी के जो नोट्स हैं उनमें आप उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करके उनके जो शॉर्ट नोट्स बना रहे होगे रेगुलरली, प्लस उसके अंदर जो है करंट अफेयर्स का आप एडिशन कर रहे होगे। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं मानसून के बारे में। क्लाइमेट क्लाइमेट के साथ साथ एक और टर्म आता है वेदर। ठीक है, जलवायु और वेदर जो है, ये दो टर्म्स जो हैं एक साथ चलते हैं। जो ये इसका बच्चा है, ये समझ लो, वेदर जो है क्लाइमेट का एक बच्चा है। ठीक, देखते हैं क्या डिफरेंसेस है। उससे पहले हम देखते हैं मानसून को देखते हैं। तो मानसून जो है एक्चुअली में कहाँ से लिया गया है? मौसम वर्ड से, मौसम वर्ड से लिया है, जो कि अरबिक भाषा का पार्ट है। अरबिया से लिया गया है, अरबिक वर्ड है, अरबिक वर्ड है। ठीक है, मॉनसून, जिसका मतलब होता है वेदर, वेदर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो मॉनसून जो है वो छोटे पीरियड के लिए आता है। ठीक है, क्योंकि वेदर भी छोटे पीरियड के लिए होता है। जैसे कि आपकी कोई जगह है एक्स, ठीक है, उस पर टेम्परेचर होगा, कुछ तापमान होगा, ठीक है, कुछ वहाँ की जलवायु होगी। तो जो टेम्परेचर डिफरेंसेस होते हैं जो छोटे छोटे पीरियड में बदलते रहते हैं। आप मान लो अगर आप यहाँ से घूमने गए उत्तराखंड में, ठीक है, और आप घर से निकले, यूपी से निकले और वहाँ पहुँचे करीबन 5 से 6 घंटे का सफ़र करके। ठीक है, आपको यहाँ पे आपने चेक किया था कि उत्तराखंड के अंदर जो वेदर जो है सनलाइट हो रखी है। ठीक है, सनलाइट हो रखी है, बट जैसे ही आप वहाँ पहुँचे उत्तराखंड, जैसे ही आप पहुँचे 5 से 6 घंटे के अंदर क्या हुआ? बरसात होने लगी, बरसात होने लगी। ठीक है, बरसात हो रही है। तो अब क्या हो गया? ये वेदर है कि कुछ ही घंटों में, कुछ ही पलों में वहाँ का जो मौसम है वो बदल गया। तो ऐसी चीज़ें जो हैं, जो कि छोटे पीरियड के अंदर टेम्परेचर बदलता रहता है, बरसात होना, वो चीज़ें बदलती रहती हैं, उसको बोलते हैं वेदर का पार्ट होना। ठीक है, जो चीज़ें लंबे समय तक चलती हैं वो पार्ट कहलाती हैं क्लाइमेट का। जैसे कि हमारे यहाँ समर्स जो हैं वो किस महीने में आती हैं? समर्स जो हैं वो किस महीने में आती हैं? तो मार्च से लेके जून, जुलाई, अगस्त, अब तो ऑलमोस्ट नवंबर तक भी पहुंच जाती है। ठीक है, जुलाई, अगस्त, ये इन महीनों में क्या होती है? समर्स होती हैं। विंटर्स क्या होती हैं? दिसंबर से लेके मार्च तक, ये मान लो नवंबर दिसंबर से लेके मार्च तक। तो ये विंटर का सीज़न हो गया। तो ये जो है एक क्लाइमेट पैटर्न जो है, जलवायु का पैटर्न एक फिक्स है। बहुत सालों से हम यही देख, जब से आप पैदा हुए होगे आप एक ही चीज़ देखते आ रहे होगे कि जो समर है वो मई, जून, जुलाई, अगस्त इन्हीं में आ रही है, और जो जो विंटर है, जो सर्दियां हैं, वो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च इन्हीं के अंदर जो है वो आ रही है। आपने इन चीज़ों के अंदर बदलाव नहीं देखा होगा। पर आपको अगेन सेम एग्जांपल, यूपी से आप गए उत्तराखंड घूमने, तो यूपी से आप देख के चेक करके गए थे कि जो वहाँ का वेदर जो है भाई बहुत बढ़िया है, वहाँ पे हम घूम लेंगे मस्त आराम से जाके, सनलाइट हो रखी है उत्तराखंड के अंदर। पर क्या हुआ? एकदम से वहाँ पे बादल बन गए और बरसात हो गई। तो आपका जाके देखेगा आप तो पूरा के पूरा जो है बरसात ही बरसात हो गया। आपको घूमने का जो है वो प्लान ही बेकार हो गया। तो वो वेदर के डिफरेंसेस आते हैं कुछ घंटों के अंदर। ठीक है, उसको बोलते हैं जब तापमान के अंदर परिवर्तन आ जाता है कुछ ही घंटों के अंदर, बरसात होने लगे या फिर बरसात रुक जाए। ये सारी चीज़ें जो हैं वो वेदर का पार्ट होती हैं, जो सदियों से लंबे समय तक 30 40 50 साल तक चलती आ रही हैं। उसको बोलते हैं वो क्लाइमेट का पार्ट है, वो जलवायु का पार्ट है। ये लॉन्ग टाइम के लिए होती है, ये वेदर जो है वो शॉर्ट टाइम के लिए होती है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। तो कुल मिला के वेदर जो है वो बच्चा है, बहुत छोटा बच्चा है क्लाइमेट का। अब हम सवाल देखते हैं आज के। तो सबसे पहला जो है वो पूछा गया है ओरिजिन, जो इस टर्म की ओरिजिन है, मौसम, मौसम, मानसून, उसके बारे में बोला गया है। तो हमने देखा था मौसम जो है वो ओरिजिन है कहाँ से? अरेबिया से है, अरेबिक वर्ड से है। तो सिंपल मानसून शब्द की उत्पत्ति जो है, उत्पत्ति हुई है कहाँ से? अरबिक वर्ड से होती है, अरबिक भाषा से हुई है। अरबी भाषा से जो है मानसून शब्द की जो है उत्पत्ति हुई है मौसम से, जिसका मतलब क्या होता है?
वेदर सिंपली। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल हमसे पूछा गया है, सेम असर्शन यानी कि कथन दे रखा है एक, और उसका कारण दे रखा है। तो आप सिंपल देखो, कथन क्या दे रखा है कि भारत एक मॉनसूनी देश है। ठीक है, ये तो सबको पता है कि भारत के अंदर मॉनसून आते हैं, गर्मियों के टाइम पे जो है मॉनसून आते हैं, मई के लास्ट से जून जुलाई की कुछ तक चलते हैं। ठीक है, तो ये मानसून पीरियड रहता है, तो भारत के अंदर मानसूनी आते हैं, तो मानसूनी देश भी होगा, एक मानसूनल कंट्री भी होगा, ये बात तो ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, कारण क्या दे रहा है कि उच्च हिमालय इसे जलवायु युक्त विशिष्टता प्रदान करते हैं। द हाई हिमालयाज इम्पार्ट्स इट्स क्लाइमेटिक डिस्टिंक्टिवनेस। ये देखते हैं क्या मतलब है इसका। इसका मतलब क्या हुआ कि जो नदन पार्ट में जो हमारे हिमालयाज आते हैं, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है, ये जो है, अब हिमालयाज कहाँ पे फैले हुए हैं, इस पार्ट में फैले हुए हैं। ठीक है, ये हिमालयाज हैं। हमारे जो वो आ रहे हैं मानसून्स जो आते हैं, वो यहाँ से आते हैं, इस तरीके से आते, इस तरीके से आते हैं। ठीक है, वो क्या कह रहा है कि उच्च हिमालय इसे जलवायु युक्त विशिष्टता प्रदान करते हैं। क्लाइमेटिक डिस्टिंक्टिवनेस, एक अपने आप में यूनिकनेस प्रोवाइड करते हैं। कैसे कि ये जो बड़े और ऊंचे हिमालयाज हैं, हाई हिमालयाज जो हैं, ऊंचे हिमालयाज जो हैं, वो यहाँ की जो विंड है, जिनके अंदर पानी रहता है, उसको रोक लेते हैं अपने अंदर और उसको क्रॉस नहीं करने देते हैं। उसको क्रॉस नहीं करने देते हैं तो बरसात जो है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर ही जो है वो होने लगती है। ठीक है, इसकी वजह से ये एक मॉनसूनल कंट्री बन पाया है। अगर अगर ये पहाड़ नहीं होते, हाई हिमालयास नहीं होते, तो होता क्या है बच्चों कि ये जो है वो क्लियरली पास हो जाते, वो यहाँ से इस तरीके से पास हो जाते और साइबेरिया साइबेरिया चाइना, मंगोलिया, इन रीजन में चले जाते हैं। मंगोलिया, इन रीजन में जाके बरसात करते। इंडिया के अंदर बरसात बिल्कुल नहीं होती, ये जो है सीधे चले जाते। तो ये जो लॉफ्टी हिमालयाज हैं, जो ऊंचे हिमालयाज हैं, इनकी वजह से क्या है कि ये जो जो मानसूनल विंड्स जो होती हैं, मानसून की जो हवाएं होती हैं, वो क्रॉस नहीं कर पाती है हिमालयाज को और भारत के अंदर ही बरसात करती हैं। इसी वजह से जो है भारत एक मानसूनी देश बन पाया है। तो कथन जो दे रखा है उसका कारण जो एकदम सही है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए, जिसका मतलब क्या है कि जो ए का जो कथन है उसका कारण सही है। ए एंड आर ट्रू, दोनों के दोनों सही हैं, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। आर जो है वो सही एक्सप्लेनेशन है ए का। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल हमसे पूछा है, द प्रोवाइडेड मैप विद इंडेक्स रेफर्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, सूचांकना दे रखी है हमें, उसके साथ पढ़ा गया मानचित्र किसके वितरण की संदर्भित करता है। तो आप ये जो मैप देख रहे हो, ठीक है, ये पूछा गया था आईएएस के अंदर, बट आप एक चीज़ याद रखिएगा कि किस तरीके के सवाल जो हैं वो अब यूपीपीसीएस भी पूछने लगा है, और धीरे धीरे क्या होगा, जो अदर स्टेट की जो पीसीएस के एग्ज़ाम्स हैं वो भी धीरे धीरे कहीं ना कहीं इन्हीं लाइंस पे आने लगेंगे, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया यूपीएससी ने, जिससे क्या है कि आप आसानी से आप जो भी जो कमीशन है, जो स्टेट की जो कमीशन है, वो बच्चों को एलिमिनेट कर पाते हैं प्रिलिमिनरी लेवल पे, जो पहली स्टेज होती है उस लेवल पे, कि भाई हमें भी थोड़ा सा ना क्रक्स चाहिए, हमें भी थोड़ा सा हीरा चाहिए, ताकि जो वो मेंस में जाएं और मेंस के बाद वो इंटरव्यू जाएं और इंटरव्यू में सिलेक्शन प्रोसेस को अच्छा बना सकें, जो अच्छी तरीके से एडमिनिस्ट्रेटर बन पाएँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये जो येलो येलो है, ये येलो बना हुआ है, ठीक है, येलो बना हुआ है, तो ये जो पार्ट है जो डार्क रेड है, वो हाई टेम्परेचर को डिपिक्ट कर रहा है, जो हाई टेम्परेचर है। ठीक है, ये थोड़ा सा कम टेम्परेचर होता जा रहा है यहाँ पर, ठीक है, इधर भी थोड़ा सा कम टेम्परेचर होता जा रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा हाई टेम्परेचर, ये हाइट पर है इस वजह से, तो सनलाइट ज़्यादा आती है तो हाई टेम्परेचर बन जाता है। ठीक है, ये बात हो रही है समर्स के बाद की, करीबन सितंबर अक्टूबर ये सब की बात हो रही है। तो हमसे सिंपली ये पूछा है कि ये जो मैप दे रखा है वो किसको रेफर करता है, विंटर रेनफॉल को नहीं, प्रेशर को नहीं, एनुअल रेनी डेज को नहीं, मीन टेम्परेचर को जी है, औसत तापमान को रेफर करता है। ये सिंपल सवाल पूछा गया था उसी के अंदर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं,
हमसे पूछा गया है असर्शन, कथन दे रखा है हमें सिंपल, और दूसरा दे रखा है हमें कारण। असर्शन देखें, कथन देखते हैं कि भारत में उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। इंडिया हैज़ अ ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट। ठीक है, देखते हैं इसको, ये ट्रॉपिकल टाइप ऑफ मानसून और ये क्लाइमेट जो है होता क्या है इसको देखते हैं, फिर हम इसके कंक्लूजन पे आएंगे। दूसरा तरह, इंडिया इज़ लोकेटेड एग्जैक्टली बिटवीन ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स। जो भारत जो है ठीक उष्ण कटिबंधीय अक्षांशों के बीच में स्थित है। ये दोनों चीज़ों को देखते हैं। तो ये पहला जो है वो कह रहा है जो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी, तो मानसूनल कंट्री तो है ही हमारा, मानसूनी जलवायु हमारे इंडिया की, भारत की जो है वो है। और ट्रॉपिकल कंट्रीज़ क्यों हैं? क्योंकि अब जब आप देखोगे इस तरीके से ग्लोब है, इस तरीके से आप ग्लोब है, ग्लोब को देखोगे, ठीक है, उसमें ये जो है बीच में इक्वेटर है, इक्वेटर है, ऊपर ये जाएंगे ये डोल्ड्रम है, 10 जो है 5 ऊपर डिग्री नीचे, 5 ऊपर साउथ में, इधर जाएंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, उधर जाएंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है। उसके बाद जाएंगे, ये कितने पर है? 23.5 पर, 23.5 पर है, और ये 23.5 पर है, ठीक है। 23.5 डिग्री नॉर्थ और ये साउथ लैटिट्यूड। लेटे हुए जो, ये जो लेटे हुए होते हैं उनको बोलते हैं लैटिट्यूड अक्षांश, और खड़े हुए देशांतर लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो ये जो लैटिट्यूड जो है, जो लेटे हुए हैं, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके बाद क्या आ जाएगा? 67.5 वाला आ जाता है, उसके बाद 90 वाला जो आ जाता है, ठीक है। तो 66.5 वाला आ जाएगा यहाँ पर। तो अब वो बात क्या कह रहा है कि पहली बात तो जो इंडिया की जो लोकेशन है वो आती है इस जगह पर, कुछ इस जगह पे आती है, इस जगह पर आती है, जिसका सदर्न टिप जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट है, यानी कि इक्वेटर से ऊपर है, इक्वेटर से ऊपर है, यहाँ यहाँ पर है। ये जो है सदर्न पॉइंट जो है 8 डिग्री 4 मिनट है, जो सबसे साउथ में है, और सबसे नॉर्थ इंडिया का है 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। तो ये जो है ट्रॉपिकल, उष्णकटिबंधीय और सब ट्रॉपिकल दोनों में आता है। ट्रॉपिक्स से जस्ट ऊपर आता है सब ट्रॉपिक्स। तो 23.5, अब पहला पॉइंट तो ठीक है, ये हमें पता ही है। दूसरा बात क्या कह रहा है कि इंडिया जो है वो लोकेटेड है बिटवीन ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स। तो ये 23.5 ऊपर और 23.5 नीचे, इन दोनों के बीच में, एग्जैक्टली बीच में जो है लोकेटेड है। ये बात गलत कही गई है, ये थोड़ा सा नदन ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स की ओर खिंचा हुआ है, इक्वेटर से ऊपर है, ये इक्वेटर है, इससे ऊपर ही तो है, ठीक है। तो बीच में नहीं है एग्जैक्टली, ये इक्वेटर से ऊपर है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाता है, कि ये जो बात कर रहा है कि जो भारत जो है ठीक उष्णकटिबंधीय अक्षांशों के बीच में स्थित है, ये गलत स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट जो है वो ठीक है। तो हम ऑप्शन देखते हैं कि ए और बी दोनों सही है, और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ये बात गलत है। दूसरा देखते हैं, ए जो है वो ट्रू है और आर जो है फॉल्स है, यही हमारा जो है वो आंसर रहने वाला है। तो याद रखिएगा, जो भारत का जो जलवायु है, भारत की जो जलवायु है वो मॉनसून टाइप की है, उष्णकटिबंधीय मॉनसून टाइप की है, ठीक है। भारत में ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों के पार्ट्स आते हैं। भारत जो है ट्रॉपिक और सब ट्रॉपिक्स दोनों के बाद में आते हैं, ठीक है। ट्रॉपिक्स के ऊपर कौन सा चला जाएगा? सब ट्रॉपिक्स वाला चला जाएगा। सब ट्रॉपिक्स चला जाता है 23.5 डिग्री यहाँ से नॉर्थ से 40 तक, जो 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड होते हैं वहाँ तक सब ट्रॉपिक्स जाता है, ठीक है। तो इंडिया जो है 23.5 यहाँ से देखो, यहाँ से 23.5 ऊपर कर दो, 23.5 हाफ को ऊपर कर दो, तो 37.6 डिग्री 6 मिनट तक जो है वो सब ट्रॉपिक्स के पार्ट के अंदर आता है। इतना आपको याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल हमसे पूछा गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज द मानसून अराइव फर्स्ट? मानसूनी सबसे पहले किस राज्य के अंदर आता है, ठीक है। तो आप लोकेशन देखोगे, ये इंडिया की लोकेशन है, ठीक है, ठीक है, ये जो है, अब ये तमिलनाडु का पार्ट है, तमिलनाडु का पार्ट है, और ये केरला का पार्ट है। अब ये इक्वेटर है, इक्वेटर, ठीक है। इस तरीके से आती हैं विंड्स, इस तरीके से,
अब वो इस तरीके से मुड़ जाती हैं, टर्न कर जाती हैं, इस तरीके से टर्न कर गई हैं। तो सबसे पहले जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपको क्या लग रहा है, कौन सा स्टेट रहेगा जो सबसे साउथ में होगा, सबसे सदर्न पे होगा? केरला। ठीक है, हमसे सिंपल यही पूछा गया था, भारत में सबसे पहले किस राज्य में मॉनसून जो है वो आता है, और वो आता है करीबन करीबन सबसे पहले आता है केरला के अंदर। ठीक है, जो कि अर्ली जून से, जो जून की स्टार्टिंग होती है, जून की जो स्टार्टिंग होती है वहाँ तक रहता है, और सबसे लास्ट में जाता है अर्ली सितंबर तक। ठीक है, अर्ली सितंबर तक रहता है। तो जून, और कभी कभार क्या होता है मई के लास्ट में भी आ जाता है इस रीजन के अंदर, केरला के अंदर, और अर्ली जून से लेके सितंबर के मिड तक और अर्ली सितंबर तक जो है वहाँ पर रहता है। तो ये जो है सबसे पहले जो है आता है केरला के अंदर। सिंपल सा इतना याद रखने की ज़रूरत है इस सवाल के ज़रिए। सिंपल सा, देखो यूपीपीएससी ने कितना सिंपल सवाल पूछा है, आपको बस क्या करना है, बेसिक बेसिक जो है वो कवर करना है। ठीक है, इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको सारा बेसिक्स जो है वो कवर करा दूंगा, और इसमें स्टैंडर्ड कुछ होगा तो वो भी कुछ ऐड करते चलूँगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल पूछा गया है, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रभाव की सामान्य दिशा है। जो ग्रीष्मकालीन जो है, समर मानसून जो है, उसकी जो सामान्य दिशा है वो बतानी है, वो कौन सी है? ठीक है, तो सेम फिर से हम एक मैप देखते हैं इंडिया का। ठीक है, ये जो है वो इक्वेटर है, वहीं से आ रहा था इस तरीके से, ऐसे आ रहा था। ठीक है, जैसे ही इसको किया वो क्रॉस करते हुए ऐसे हो गया, क्रॉस करते ही इक्वेटर को क्रॉस करते ही ऐसे हो गया। ये इसका रीज़न, ये जो विंड्स हैं, जो मानसूनल विंड्स जो हैं, मानसूनल जो विंड्स हैं, ठीक है, ये ट्रेड विंड्स हैं। तो देखो ये जो है, ये रीजन जो है वो हम पढ़ेंगे जब मानसून को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, अपनी जो क्लासेस लाइक आएंगे हम उनके अंदर। तो सिंपल अभी याद रखो, जैसे ही इक्वेटर को क्रॉस करेंगी वो इंडिया की, इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है, भारतीय उपमहाद्वीप है, उसकी साइड जो है आने लगेंगी। सबसे पहले कहाँ आएंगी? सबसे पहले केरला में आएंगी, फिर जो है वो इंडिया के अंदर जो है वो एंटर होने लग जाएंगी। ठीक है, हमसे क्या बोला गया है कि जो जनरल डायरेक्शन है जो समर मानसून के फ्लो की, वो क्या है? तो आप इस तरीके से देखो डायरेक्शन में, आई होप आप सभी को कोई दिक्कत नहीं होगी, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, तो अब देखो ये साउथ वेस्ट है, ये साउथ ईस्ट है। अब ये इंडियन कॉन्टिनेंट है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अब यहाँ पे बीच में लोकेशन मान लो इस जगह पर इंडियन सब कॉन्टिनेंट की। ठीक है, इंडियन कॉन्टिनेंट की, इंडिया की जो है लोकेशन जो है यहाँ एकदम बीच में मान लो। तो अब विंड कहाँ से आ रही है? विंड आ रही है इस तरीके से। तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, कहाँ से आ रही है? साउथ वेस्ट से, साउथ वेस्ट से आ रही है, और जाएगी कहाँ पर? ये देखो, ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा बीच का, और ये नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। अब देखो कहाँ पर जा रही है, ये जा रही है आपकी नॉर्थ ईस्ट की साइड जा रही है। ठीक है, ये जा रही है किसकी साइड? नॉर्थ ईस्ट की साइड। तो दो लोकेशन आपको याद कर रखनी है कि कहाँ से जा रही है, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की साइड जा रही है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। इस मैप को थोड़ा सा बना लीजिएगा, बहुत ही आसान सवाल है। इसका आंसर हो जाएगा डी, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर जा रही है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा गया है कि मॉनसून ओरिजिनेट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग विंड्स इन इंडिया। जो मॉनसून जो है, भारत में मॉनसून की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस पवन द्वारा होती है? भारत के अंदर जो भी मानसून हैं उनकी जो उत्पत्ति है वो किस पवन द्वारा जो होती है? अभी हम देख के आ रहे थे, जो साउथ वेस्ट विंड जो आ रही थी इस तरीके से। ठीक है, एक सेकेंड, इस तरीके से जो साउथ वेस्ट विंड आ रही थी, ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन से आ रही थी, किधर जा रही थी? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जा रही थी। तो ये साउथ वेस्ट विंड्स हैं, ठीक है, वही जो है वो अपने साथ पानी लेके आती हैं, मॉइस्चर लेके आती हैं, और वही जो है वो बरसात का जो है रूप ले लेते हैं जब लैंड के ऊपर वो आते हैं। ठीक है, तो जो है वो साउथ वेस्ट विंड्स हैं जिनसे मॉनसून जो है ओरिजिनेट होते हैं, पैदा होते हैं। सिंपल, इससे ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा साउथ वेस्ट। दक्षिण पश्चिमी जो पवने हैं उनसे ही जो है वो मॉनसून ओरिजिनेट होता है। ठीक, नेक्स्ट सवाल देखते हैं।
नेक्स्ट सवाल हमसे पूछा गया है कि ग्रीष्म ऋतु में भारतीय उपमहाद्वीप पर उच्च तापमान रहता है और निम्न दाब हिंद महासागर से हवा को आकर्षित करते हैं, जिससे प्रभावित होती है। अब नीचे जो है वो हमें ऑप्शंस दे रखे हैं, क्या चीज़ प्रभावित होती है। क्या कह रहा है? हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर प्लस लो प्रेशर, दो चीज़ें हैं, ओवर द इंडियन सबकॉन्टिनेंट ड्यूरिंग द समर सीजन draws air from the Indian Ocean leading to the inblowing of the which of the following monsoon winds और winds। सिंपल, मानसून विंड्स तो रहती ही हैं वो। तो होता क्या है, तो ये आपकी लोकेशन है, ठीक है, ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट है, इंडियन सबकॉन्टिनेंट ISC, लैंड है, ज़मीन है, ज़मीन पे जब सनलाइट पड़ेगी तो वो बहुत जल्दी गर्म होगी, ठीक है, हाई टेम्परेचर हो जाएगा। हाई टेम्परेचर की वजह से होता क्या है कि उस एरिया का लो प्रेशर हो जाता है। क्यों होता है कि वहाँ पे जो भी विंड रहती है, जो वेपर्स रहती हैं, वो एक दूसरे जैसे ही टेम्परेचर हाई करेंगे तो वो एक दूसरे से गैप बनाने लगेंगी और हवा में ऊपर उड़ने लगेंगी, दूर दूर होने लगेंगी, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे लो प्रेशर जो है, कम जो दाब है वो पैदा हो जाएगा। जैसे ही वो कम दाब होगा तो क्या होगा, इसके पास वाले जो रीजन में हाई प्रेशर होगा वहाँ से, क्योंकि विंड जो है, जो विंड की पवन की जो डायरेक्शन रहती है, याद रखिएगा, सिंपल डायरेक्शन कैसे डिसाइड होती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाती है। सिंपल, जो पवन की जो दिशा है वो तेज जो दाब होता है वहाँ से जो कम दाब होता है उसकी डायरेक्शन में जाती है। सिंपल याद रखना है आपको, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर विंड जाती है। अब जो इसके पानी जो है, जब सनलाइट पड़ेगी, आप कभी देखना कि अगर लैंड पे सेम टेम्परेचर लगाया जाए और वाटर पे सेम टेम्परेचर लगाया जाए तो लैंड जो है वो जल्दी गर्म हो जाएगी, ठंडी भी जल्दी होगी पर गर्म भी जल्दी होगी, ठीक है। तो वाटर जो है, ये वाटर है, यहाँ पे सी है, अरेबियन सी है, यहाँ पे अरेबियन सी वाटर जो है वो लेट गर्म होगा, तो उससे क्या होगा, टेम्परेचर थोड़ा सा जो है कंपैरेटिवली लैंड के मुकाबले थोड़ा सा कम टेम्परेचर होगा और प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। तो सिर्फ कंपैरिजन देख रहे हैं, इससे क्या होगा, इस तरीके से जो है विंड मूव करेगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। और ये विंड कौन सी थी हमारी, साउथ वेस्ट वाली, साउथ वेस्ट विंड्स जो थी। हमसे यही पूछा गया था, हमारा सवाल यही था, ये जो है यही हमारा आंसर था कि जो है ग्रीष्म ऋतु में भारतीय उपमहाद्वीप पर उच्च तापमान और निम्न दाब, उच्च तापमान हाई टेम्परेचर और निम्न दाब लोअर प्रेशर हिंद महासागर से हवा को आकर्षित करते हैं। हिंद महासागर, इंडियन सबकॉन्टिनेंट जो, इंडियन ओशियन जो है, वहाँ से हवा को आकर्षित करते हैं, जिससे प्रभावित होती है क्या, साउथ वेस्ट मानसून। जो साउथ वेस्ट मानसून है वो इससे प्रभावित होते हैं और इंडिया के अंदर एंटर कर जाती हैं साउथ वेस्ट विंड जो है, ठीक है। सिंपल याद रखिएगा ये बात, यही सिंपल बात आपको याद रखनी है एग्जाम तक। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल हमसे पूछा गया है रीजनल एरिडिटी के ऊपर, देखते हैं क्या मतलब है इसका। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सबसे शुष्क है, कि कुछ पॉइंट दे रखे हैं। ये एक डायग्राम था जिसके अंदर कुछ डायग्राम्स के अंदर कुछ लोकेशंस दे रखी थी और उसमें पूछा गया था कि कौन सा जो स्थान है वो सबसे शुष्क है, ठीक है, शुष्क यानी कि ड्राइएस्ट प्लेस। तो इनमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। मुंबई, ये इंडिया की लोकेशन है, इंडिया की लोकेशन, उनके अंदर सबसे ऊपर है लेह, फिर है ये मुंबई इधर, ठीक है, दिल्ली बीच में, और ये बेंगलुरु, ठीक है। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, लेह, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु। तो उनमें से बताना है कि सबसे ज़्यादा शुष्क जगह, ड्राइएस्ट प्लेस जो है कहाँ आती है। ड्राइएस्ट प्लेस क्या होगी, जहाँ शुष्क जगह वहाँ पे कि बरसात जो है वो कम हो, जो रेंस है, रेनफॉल जो है वो कम हो, लेस रेनफॉल हो। तो आप मेरे को एक बात बताओ, मुंबई में बरसात तो होती है, सबसे पहले ये मानसून जो है वहाँ पे आता ही आता है, हमेशा आता है। बेंगलोर में भी होती है, कंपैरेटिवली कम होती है। क्यों कम होती है, क्योंकि वेस्टर्न घाट्स आ जाते हैं बेंगलोर के साइड में, जिसकी वजह से बेंगलोर में इतनी ज़्यादा बरसात नहीं होती। दिल्ली में भी होती है, दिल्ली में साउथ ये जो मानसून वाली भी होती है, और एक और तरह की बरसात होती है जो मैं आपको बताऊंगा जैसे ही कोई सवाल आएगा, आपको
तभी बताऊंगा, ठीक है। याद रखिएगा, दो तरीके की बरसात होती है दिल्ली के अंदर और नॉर्थ इंडिया के अंदर, यूपी के अंदर भी, वेस्टर्न यूपी के पार्ट में जो है वो दो तरीके की बरसात होती है। एक हो गया लेह। अब लेह जो है वो कोल्ड एरिया है, लेह के अंदर कोल्ड डेजर्ट भी है, ठंडा रेगिस्तान भी है। आपने देखा होगा हेमिस हाई एल्टीट्यूड, हेमिस हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क जो है हमने पढ़ा भी है। तो अब ये देखो, कोल्ड एरियाज़ में क्या होता है, बरसात ज़्यादा होती नहीं है यहाँ लेह के अंदर, और ये जो एरिया है यहाँ पे जो है मॉइस्चर कम है, तो ये ड्राई ज़्यादा है, ठीक है, ड्राई पार्ट है। और इसी वजह से ये जो है सबसे शुष्क एरिया है इन चारों के अंदर, लेह जो है। सिंपल इतना याद रखना है आपको, ये कंसेप्ट समझना है कि किस तरीके से जो किस रीजन की बरसात ज़्यादा हो रही है तो वो वेट ज़्यादा होगा, जहाँ बरसात कम हो रही है वो ड्राई ज़्यादा होगा। ऐसे सवाल जो है वो पूछते रहते हैं। ये सवाल पूछा गया था बीपीएससी के अंदर, ठीक है। देखो इस तरीके का लॉजिकल सवाल है, तो लॉजिकल सवाल यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी, अदर स्टेट के भी एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, ठीक है। ये नहीं आप ये सोच लो कि भाई यूपीएससी जो है वही ऐसे सवाल पूछेगा तभी आप जो है प्रिपेयर करोगे, नहीं। कोई भी स्टेट एग्ज़ाम जो है, स्टेट का जो आयोग है उठा के ऐसे तरीके के सवाल जहाँ पे बच्चों के बेसिक जो है सोचने की क्षमता को टेस्ट करते हैं वो लोग, वो पूछा जा सकता है। देखो सिंपल सवाल था, बस आपको जो है थोड़ा सा दिमाग लगाना था, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल पूछा गया है आइसोथर्म जोनिंग के बारे में। आइसो यानी कि होता है सेम, सेम, थर्म होने को होता है टेम्परेचर। तो सेम टेम्परेचर वाली जोन्स के बारे में सवाल पूछा गया है, किसके, सेम टेम्परेचर वाली जोन्स के बारे में। तो देखते हैं सवाल क्या है। भारत को उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में विभाजित करने के आधार के रूप में ली गई जनवरी की समताप रेखा है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, आपको ज़्यादा इसमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बेसिकली अब इस तरीके के सवाल पूछे जाते नहीं हैं, बट फिर भी हम इसको कर लेते हैं। इसका मतलब क्या कह रहा है, द जनवरी आइसोथर्म, जो जनवरी का जो टेम्परेचर है, टेकन एज अ बेसिस फॉर डिवाइडिंग इंडिया इनटू ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल जोन। तो भारत को ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल क्या है, ट्रॉपिकल साउथ वाला है, देखो ये 23.5 वाली जाती है, 23.5, ठीक है, 23.5 डिग्री नदन लैटिट्यूड, लेटी हुई लैटिट्यूड, अक्षांश। तो सदर्न में इसके क्या होगा, ट्रॉपिक्स, नॉर्थ में क्या हो जाएगा, सब ट्रॉपिक्स। अब वो कह रहा है कि जनवरी में कौन सा आइसोथर्म जो होता है, कौन सी एक टेम्परेचर की लाइन होती है। आइसोथर्म होता है ऐसी एक लाइन जिसके ऊपर यहाँ टेस्ट करोगे सेम टेम्परेचर, 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 उस लाइन के ऊपर हर एक जगह पर सेम टेम्परेचर मिलता है, उसको बोलते हैं आइसोथर्म की लाइन, ठीक है। आइसो यानी कि सेम, थर्म यानी कि टेम्परेचर, आइसोथर्म की लाइन यानी कि सेम टेम्परेचर वाली लाइन। सेम सवाल पूछा गया कि जनवरी के अंदर ऐसी कौन सी सेम टेम्परेचर वाली लाइन जो है वो रहेगी जो ट्रॉपिक और सब ट्रॉपिक्स, उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीयों को एकदम डिवाइड करती है। तो वो उस टाइम पे ये जो है 18 डिग्री जो है वो रहता है। आप जनवरी में देखोगे कि 18 डिग्री टेम्परेचर जो है वो आपको कर देगा, जैसे ही 18 से नीचे जाने लगेगा तो आपको एकदम सब ट्रॉपिक्स वाली ठंडक वाली जो है फील आने लगेगी। और आप ये कह सकते हो कि जनवरी के टाइम में इधर जो है 18 प्लस रहता है और इधर जो है 18 माइनस रहता है। अभी भी आप जो है देख रहे होगे कि आपके इलाके में 18 से नीचे ही टेम्परेचर जा रहा है, 18 से नीचे ही टेम्परेचर आता है, 10, 8, 9 इस तरीके का जो है टेम्परेचर रहता है नदर्न इंडिया के अंदर, ठीक है, जनवरी के अंदर। अब जनवरी का टाइम चल रहा है, अभी लाइव एग्जांपल आप देख सकते हो इस लाइन का, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, और सदर्न इंडिया वाले जो देख रहे हैं उनको भी देखो, आपके यहाँ जो है 18 प्लस जो है वो टेम्परेचर ही रह रहा होगा, 18 से प्लस ही टेम्परेचर जाता है। तो ये एक 18 डिग्री सेल्सियस की एक आइसोथर्म की लाइन जो है वो ली गई है, जो कि उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के भारत की जो है वो डिवाइड करती है। सिंपल। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, ये बोला गया है भारत के किस भाग में दैनिक तापांतर सर्वाधिक होता है। जो दैनिक तापांतर होता है, जो डेली टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर रेंज जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। इसका मतलब क्या है सवाल का, पहले तो सबसे पहले डिमांड को समझना करो कि किस तरीके का सवाल पूछा गया है और उसके अंदर पूछा क्या गया है एग्जैक्टली। तो इसके अंदर बोला गया है कि इन विच पार्ट ऑफ इंडिया इज़ द डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर हाईएस्ट। एक डे है,
ठीक है, उसके अंदर या तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रहता है, हाईएस्ट टेम्परेचर रहेगा, या फिर लोएस्ट टेम्परेचर रहेगा। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है, डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस यानी कि एक्स मान लो कोई डिफरेंस है, वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट किस रीजन के अंदर रहेगा, ये सवाल हमसे पूछा गया है। एक्स सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो डिफरेंस है, तो ईस्टर्न कोस्ट, इंटीरियर ऑफ छत्तीसगढ़ प्लेन, अंडमान और डेजर्ट। तो आप देखो ईस्टर्न कोस्ट को तरफ जाओ तो वहाँ पे जो है वो बे ऑफ बंगाल है। अगर लैंड का टेम्परेचर हाई होता भी है, ईस्टर्न कोस्ट का टेम्परेचर अगर हाई होता है तो वाटर जो है उसको थोड़ा सा कूल कर देता है, तो टेम्परेचर डिफरेंस जो है इतना ज़्यादा नहीं आ पाता है। ठीक है, इंटीरियर की बात करें छत्तीसगढ़ का, तो उस रीजन के अंदर भी जो है रेंज भी होती हैं अच्छी खासी। ठीक है, फॉरेस्टेड एरिया भी है अच्छा खासा, लैंड है, प्लेटी भी है, तो टेम्परेचर हाई होता है बट उसको कूल करने के लिए भी चीज़ें हैं। ठीक है, अंडमान में देख लो, अंडमान जो है उसके अंदर ज़्यादा वेरिएशंस नहीं है, वो इक्वेटर के जो है क्लोज है, तो वहाँ ऑल टाइम जो है करीबन आपको हाई टेम्परेचर ही देखने को मिलेगा करीबन करीबन। डेजर्ट एरिया में देखो एक क्या होता है, राजस्थान के डेजर्ट एरिया के अंदर डेजर्ट का जो है, डेजर्ट का जो लैंडस्केप्स है, तो वहाँ पे क्या होता है दिन के टाइम पे, डे टाइम में, ठीक है, आपको टेम्परेचर 50 45 44 से लेकर 50 तक जो है वो टेम्परेचर जो है आपको देखने को मिलेगा, इतना हाई चला जाता है। बट जैसे ही आप नीचे जाओगे, रात के में जाओगे, नाइट में जाओगे, ठीक है, नाइट के अंदर जो है आपका टेम्परेचर कभी बार क्या होता है एज लो एज माइनस में भी चला जाता है कभी कभार, तो काफ़ी लो चला जाता है, लो टेम्परेचर चला जाता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस जो है वो डेजर्ट में सबसे ज़्यादा जा रहा है। एक्स की वैल्यू जो है, जो हमने यहाँ पे जो सवाल में देखी थी, ठीक है, जो यहाँ सवाल में देखी थी, वो सबसे ज़्यादा जो है हमारे डेजर्ट के रीजन जो हैं वहाँ पे आती है किसी भी क्षेत्र के। तो इंडिया के भी जो है राजस्थान का जो थार डेजर्ट्स है, जो भी वेस्ट में है अरावलीज के, वो सारे जो डेजर्ट्स के रीजन्स हैं उनके अंदर जो है सेम तरीके का जो है व्यवहार देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको बस इतना ही याद रखना है इस सवाल के ज़रिए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल पूछा गया है, तमिलनाडु में मॉनसून के सामान्य महीने कौन से हैं? विच आर द मॉनसून मंथ्स ऑफ मॉनसून फॉर मॉनसून यूजुअली इन तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के अंदर एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी, इस तरीके से है तमिलनाडु की लोकेशन, ये देखो यहाँ पर है तमिलनाडु, यहाँ है तमिलनाडु। जो साउथ वेस्ट विंड्स जो आ रही थी वो इस तरीके से आ रही हैं, ठीक है, इस तरीके से आ रही हैं, तो वो चली जाती हैं इधर, यहाँ आता है आपका वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, तो वेस्टर्न घाट्स जो है वो इधर ज़्यादा जाने नहीं देता है, रेंज को इधर ज़्यादा जाने नहीं देगा, लार्जली यहीं बरसात हो जाएगी, पूरे इधर वेस्टर्न कोस्ट पर ही बरसात होती है। ठीक है, और जहाँ से गैप्स होते हैं वहाँ से जो है वो जाती है और कुछ अंदर के पार्ट्स में जो है बरसात करती है। ठीक है, नदर्न प्लेन्स के अंदर चली जाती है, सेंट्रल इंडिया जो है मध्य प्रदेश के अंदर, छत्तीसगढ़ के कुछ पार्ट्स के अंदर, ऐसे करके जो है। और कुछ ये तो होगी आपकी अरेबियन सी की बात, जो अरेबियन सी है उसकी ब्रांच, एक दूसरी ब्रांचर होती है आपको देखने को मिलेगी, वो यहाँ से जाती है, यहाँ श्रीलंका है आपका, यहाँ से जाती है दूसरी ब्रांच इस तरीके से। ठीक है, तमिलनाडु के पैरेलल जा रही है बट तमिलनाडु को छू नहीं रही है, याद रखिएगा। यहाँ भी केरला है बीच में बट तमिलनाडु के अंदर नहीं जा पा रही है, तो ये इस तरीके से जा रही है पैरेलल। और यहाँ पे ये जो यहाँ पे जो माउंटेन्स पड़ते हैं, हिमालयास पड़ते हैं मेघालय के अंदर, वहाँ से टकरा के इस रीजन के अंदर जो है वो एंटर करती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बरसात करती है, पर तमिलनाडु के अंदर बरसात नहीं पड़ रही है। तो हमसे सवाल तो पूछा गया है कौन सा मंथ है मानसून का, तो हम देखते हैं कि जैसे ही, तो वैसे हमसे क्या पूछा, तमिलनाडु के बारे में पूछा गया था कि तमिलनाडु के अंदर जो है मानसून के जो महीने हैं वो कौन से होते हैं। तो ये जो महीने होते हैं जहाँ पे नदर्न इंडिया के अंदर जो है बरसात हो रही है, जो साउथ वेस्ट से जो विंड आ रही हैं और नॉर्थ ईस्ट की साइड जो है वो जा रही हैं, वो कौन से महीने होते हैं सब? मई का लास्ट, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। ठीक है, ये कुछ होते हैं महीने जिनके अंदर जो है साउथ वेस्ट जो है मॉनसूनल विंड जो होती हैं उनसे बरसात होती है। ठीक है, अब इसके बाद जाओगे, अब इसके बाद कौन सा महीना आएगा? अक्टूबर का लास्ट आएगा, नवंबर आएगा, दिसंबर आएगा। अक्टूबर का लास्ट आ गया और नवंबर आ गया, दिसंबर आ गया। इन महीनों में क्या होगा, नवंबर दिसंबर में क्या होगा कि ये जो है
क्या हो रहा था यहाँ पे गर्मियों के टाइम पे, यहाँ पे समर चल रही थी, हाई टेम्परेचर हो रहा था, लो प्रेशर हो रहा था। अपोजिट हो रहा था यहाँ पे अरेबियन सी के अंदर, हाई प्रेशर हो रहा था, जिससे कि जो है विंड, साउथ वेस्ट जो विंड है वो पानी से लैंड की ओर जा रही थी। सिंपल यही मैकेनिज्म फॉलो हो रही थी। जब सर्दियाँ आएंगी तो ये मैकेनिज्म उल्टा हो जाएगी, और होगा क्या कि ये जो ब्रांचेस है इस तरीके से जो है बे ऑफ बंगाल का जो ये पानी जो है यहाँ से लेके आएंगी। तो ये हो गया आपका ईस्टर्न मानसून हो जाएगा। आपका जो ईस्ट मानसून है ये हो जाएगा, जो कि कहाँ पर आ रहा है, आंध्र प्रदेश के अंदर प्लस तमिलनाडु के अंदर। वहाँ जाके ये जो है बरसात करता है। खास करके जो आंध्र प्रदेश का रायलसीमा जो रीजन है वहाँ पर बरसात करता है, और तमिलनाडु के मोस्ट ऑफ द पार्ट्स में जो है वो सर्दियों के टाइम पे यानी कि नवंबर और दिसंबर के टाइम पे जो है वो बरसात करता है। ईस्टर्न मानसून, ईस्ट मानसून, ठीक है। हमसे सवाल यही पूछा गया था कि तमिलनाडु के मानसून के सामान्य महीने कौन कौन से हैं। जो नवंबर दिसंबर जो है वो वहाँ के बरसात के सामान्य और वहाँ के जो मानसून के जो है सामान्य महीने हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हमसे क्या पूछा जा रहा है कि मानसून इंडिकेटर्स के बारे में बोला गया है कि भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित हैं, जिसका कारण है इंडियन मानसून इज इंडिकेटेड बाय सीजनल डिस्प्लेसमेंट बिकॉज ऑफ, कि जो मौसमी विस्थापन होता है, जो सीजनल डिस्प्लेसमेंट होता है, उससे जो है इंडिया का जो मानसून है वो इंडिकेट किया जाता है। वो क्या रीज़न है कि भाई कि किस रीज़न की वजह से जो है वो मानसून जो है वो इंडिकेटेड होते हैं, डिफर करते हैं। तो इंडिया के अंदर मैंने आपको रीज़न बताया था कि मानसून और विंड किस तरीके से एंटर करती हैं भारत की लैंड के अंदर। जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है, टेम्परेचर डिफरेंस था, टेम्परेचर हाई टेम्परेचर था, ठीक है, लैंड पर समर के अंदर, समर्स के अंदर हाई टेम्परेचर था, हाई टेम्परेचर जिसकी वजह से लो प्रेशर बना, और जो पानी पर, वाटर पर, अरेबियन सी पर जो लो टेम्परेचर था उसकी वजह से क्या बना, हाई प्रेशर। अब इस तरीके से जो है विंड मूव हुई वाटर से लैंड की ओर, उसी की वजह से क्या हुआ, वो इंडियन मानसून जो है वो बना। तो बेसिकली अगर लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है लैंड पर और हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा है कहाँ, वाटर पर, तो ये एक इंडिकेशन हो जाएगा कि भाई साहब मॉनसून आने वाले हैं। ठीक है, सिंपल। इसको एक और तरीके से बोलते हैं कि अगर जैसे ही समर आई, समर की वजह से क्या होगा, लैंड पर हाई टेम्परेचर होगा, हाई टेम्परेचर होगा तो उससे क्या होगा, लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, ये वन पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या होगा कि भाई साहब जैसे ही समर्स आएंगी, अरेबियन सी में क्या होगा, अरेबियन सी में क्या होगा, लो टेम्परेचर होगा कंपेरेटिव टू हाई टेम्परेचर ऑफ लैंड। हाई टेम्परेचर जो होता है, जो ज़्यादा ताप होता है लैंड पर, उसके मुकाबले जो है पानी के अंदर जो है तापमान कम होगा कंपैरेटिवली। ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा, बस मान लो अगर 2 डिग्री का भी डिफरेंस है तो डिफरेंस होता है बस। उसकी वजह से क्या होगा, लो टेम्परेचर से क्या होगा, वहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, और इसी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर विंड जो है वो मूव करेगी। ठीक है, तो इंडिकेशन क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल टेम्परेचर ऑफ लैंड एंड सी, स्थल और समुद्र की विभेदी तापमान। सिंपल। कोल्ड विंड्स ऑफ मिडिल एशिया बिल्कुल नहीं है। एक्सिस सिमिलरिटी ऑफ टेम्परेचर, तापमान की अत्यधिक समानता, समानता तो है ही नहीं, डिफरेंसेस की वजह से होता है। ठीक है, अब ऑप्शंस की बात ही नहीं है, तो वो डिफरेंसेस की वजह से जो है वो मॉनसूनल विंड की जो सीजनल डिस्प्लेसमेंट होता है वो कारण बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, सिंपल सा है कि कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं और उन पर हमें विचार करने की ज़रूरत है। अब पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि मानसून की अवधि दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर घटती है। ठीक है, साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया की ओर ये जो मानसून की जो अवधि है, यानी कि उसकी जो ड्यूरेशन है वो घट रही है, टाइम ड्यूरेशन जो है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या दे रखा है, भारत के उत्तरी मैदानों में वार्षिक वर्षा की मात्रा, जो एनुअल रेनफॉल जो है वो पूर्वी मैदानों की अपेक्षा जो है वो घटती है। तो
वो बात क्या कर रहा है कि द अमाउंट ऑफ एनुअल रेनफॉल इन द नदर्न प्लेन्स विल डिक्रीज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो ईस्ट से वेस्ट की ओर जब जाएंगे तो क्या होगा, वो जो रेनफॉल्स जो है वो घटेगी, जो मात्रा है रेन की जो मात्रा है वो घटेगी, ये पॉइंट कह रहा है सेकंड। तो आपको थोड़ा सा एक डायग्राम से मैं समझाता हूँ जल्दी से, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, कि दो ब्रांचेस होती हैं, मैंने आपको बताया था। जैसे ये इक्वेटर है, 0 डिग्री है, यहाँ से जो मानसून विंड आई है आपकी, ठीक है, एक ब्रांच जो है यहाँ से जाएगी इधर तरीके से यहाँ पे जाएगी, ठीक है, ये ब्रांच एक है, ये ब्रांच दो है, ठीक है। अब पहले पे आते हैं कि मानसून की अवधि दक्षिण भारत से उत्तर की ओर घटती जाती है। तो देखो, ये जैसे ही मई का लास्ट आएगा या फिर जून आएगा, टकराएगा कहाँ पर, केरला में। तो सदर्न इंडिया के अंदर सबसे जल्दी आया है। अब जो है, अब जाते जाते यहाँ पे जाएगा कहाँ पर, ये जून के लास्ट में जाता है। आप देखोगे कि नदर्न इंडिया के अंदर, हमारे इलाकों के अंदर, या तो जून के बीच में या जून के आखिरी में जाके जो है मानसून की जो है एंट्री होती है। अब यहाँ पे जो है जून के बीच में जाके या फिर जून के आखिरी में जाके जो है बरसात आने लगेगी। तो कितने, करीबन 1 महीने का डिफरेंसेस आ गया। अब जब ये वापस भी जाएगा, तो यानी कि जो अगस्त और सितंबर का पार्ट जो है, तो सबसे लास्ट में बरसात जो है वो भी केरला के अंदर ही होगी। तो सदर्न इंडिया जो है वो ज़्यादा टाइम के लिए जो बरसात ले रहा है, जबकि जो नदर्न इंडिया जो है वो कम टाइम के लिए बरसात ले रहा है। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो सही है हमारा, कि मानसून की जो अवधि है दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर घटती जाती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगी, इधर होगी, यहाँ पे जो है, और इधर जैसे जैसे जाएंगे वो है वो घटती जाएगी। तो द ड्यूरेशन ऑफ मानसून डिक्रीजेज फ्रॉम सदर्न इंडिया टू नॉर्थ इंडिया। दूसरा पॉइंट की बात करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है हमसे, कि द अमाउंट ऑफ एनुअल रेनफॉल इन द नॉर्थ प्लेन्स, जो नदर्न प्लेन्स जो है वहाँ पे जो एनुअल रेनफॉल है उसका जो अमाउंट है वो डिक्रीज करता है ईस्ट से वेस्ट को ओर। अब यहाँ ईस्ट है, ये वेस्ट है, देखो ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। अब ये कह रहा है कि इस तरीके से मूव करोगे तो वो भी पानी की जो क्षमता है, जो बरसात है वो घटेगी। ये बात तो एकदम सही है कि जब जैसे ही मान लो आपके पास ये लैंड है, ठीक है, ये आपके पास सी था, अब यहाँ से विंड गई है आपके पास सामने से, ये विंड जा रही है आपकी। अब जैसे ही विंड जाएगी लैंड पर, तो जैसे ही आगे मूव करती जाएगी, मूव करती जाएगी, इसके अंदर इसकी जो हवा है उसके अंदर जो है पानी की जो है कम होता जाएगा, क्योंकि लैंड का टेम्परेचर हाई होता है। टेम्परेचर हाई होता है, वो एवेपोरेट होगा, वो बरसात करते जाएगा और पानी कम होते जाएगा जैसे जैसे आगे जाएगा। तो यहाँ भी सेम, जब ब्रांच एक ईस्टर्न पार्ट में जैसे ही एंटर करेगी, बरसात करते जाएगी करते जाएगी करते जाएगी, और वेस्ट में जो है वो कम होती जाएगी। तो ईस्ट से वेस्ट कम हो रही है, सिंपल सा स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट भी जो है सही है। यही हमसे पूछा गया था कि दोनों के दोनों जो है स्टेटमेंट जो है वो सही है। थोड़ा सा लॉजिकली आपको देखना है। इस तरीके के सवाल जो है आपको स्टैंडर्ड और बेसिक सवाल को आंसर करने में मदद करेंगे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम इंडियन ओशन डाइपोल के बारे में। अच्छा, इंडियन ओशन डाइपोल जो है थोड़ा सा मिस्ट्री है, इसके बारे में ज़्यादा डेटास और ज़्यादा जो है इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो नहीं पाती है, ठीक है। देखते हैं थोड़ा सा हम इसको। हमसे बोला गया पहले पॉइंट में, जो इंडियन ओशन डाइपोल, हिंद महासागर का द्विध्रुव जो है वो घटना उष्णकटिबंधीय पश्चिमी हिंद महासागर और उष्णकटिबंधीय पूर्वी प्रशांत महासागर, हिंद महासागर प्रशांत महासागर दोनों अलग अलग हैं, के बीच की समुद्र की सतह के तापमान के अंतर से पहचानी जाती है। तो आपको ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा। तो आईओडी जो है, इंडियन ओशन डाइपोल जो है, ठीक है, इसको इंडियन नीनो भी कहा जाता है। इंडियन इंडियन नीनो भी कहा जाता है। अल नीनो, ला नीनो, ये क्या होते हैं ये हम देखेंगे जब जो पैसिफिक ओशन के बारे में जब हम जानेंगे, ठीक है। और उस रीजन के अंदर जो है वो बरसात किस किस रीजन में हो रही है, किस किस वजह से होती है, वो जानेंगे, ठीक है। अलीनो नारीनो को अभी तभी हम पढ़ लेंगे। तो अब ये देखो, इंडियन नीनो भी इसको बोला जाता है, और ये एक इस तरीके का ऑसिलेशन होता है सी सरफेस टेम्परेचर के डिफरेंसेस की वजह से। तो ये आपका इंडिया है, ठीक है।
और ये इंडियन ओशन है, साउथ में इसके इंडियन ओशन है। तो ये किस वजह से होता है कि जो अल्टरनेटिवली वार्मर, तो जो वेस्टर्न पार्ट जो है, ये वेस्ट पार्ट है, ये ईस्ट पार्ट है, ये थोड़ा सा वार्म हो जाता है, थोड़ा सा गर्म हो जाता है इसके कंपेरेटिवली में। फिर ये जो है वो चेंज होती रहती है, फिर ईस्ट गर्म होगा, फिर वेस्ट ठंडा होगा, वेस्ट गर्म होगा, ईस्ट ठंडा होगा। इस तरीके का जो ऑसिलेशन होता है, ऑसिलेशन होता है कभी तू गर्म, कभी ये ठंडा, कभी ये ठंडा, कभी वो गर्म, इस तरीके का जो चीज़ें होती हैं वो ऑसिलेशन होता है। ठीक है, अब वो बात यही कह रहा है कि इस तरीके का जो ऑसिलेशन है, जब वेस्टर्न इंडिया जो है वो, वेस्टर्न इंडियन ओशन जो है वो गर्म हो जाए और जो ईस्टर्न इंडियन ओशन है उसके कंपैरिजन में, ना कि पैसिफिक, पैसिफिक ओशन में। ठीक है, इंडियन ओशन से इंडियन ओशन की बात चल रही है, ना कि पैसिफिक, इसी वजह से ये गलत है, अदरवाइज ये ठीक हो जाता। दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है कि जो आईओडी की जो घटना मानसून पर अल नीनो के प्रभाव को प्रभावित कर सकती है, जो आईओडी जो है फिनोमेना जो है, कैन इन्फ्लुएंस द अल नीनोस इम्पैक्ट ऑन द मानसून। ये बात ठीक है, इसको थोड़ा सा डिटेल में हम तब जानेंगे जब जो है हम ला नीनो और अल नीनो के बारे में जानेंगे। ठीक है, बट आपको ये याद रखने की ज़रूरत है, अल नीनो जो है वो पैसिफिक से रिलेटेड है। ठीक है, पैसिफिक से, लालिनो अलिनो जो है वो पैसिफिक ओशन से संबंधित हैं, और आईओडी जो है वो इंडियन ओशन से संबंधित है। ठीक है, और सिंपल सा स्टेटमेंट, जो आईओडी जो का फिनोमेना है, इस कैन इन्फ्लुएंस द अलिनोस इम्पैक्ट ऑन मानसून। तो अलिनो का जो इम्पैक्ट है वो जिसके मानसून पे इम्पैक्ट डालती है, उसको भी ये आईओडी इम्पैक्ट कर सकता है। ठीक है, सिंपल, अलिनो मानसून पे इम्पैक्ट डालती है, आईओडी जो है वो अल्नीनो जिस तरीके का, मान लो एक्स इम्पैक्ट डालती है, तो आईओडी आया और आईओडी ने चेंज किया और वाई इम्पैक्ट कर दिया, तो यानी कि जो अल्नीनो मानसून पे बदलाव या फिर किसी तरीके का प्रभाव डाल रही थी, वो इंडियन ओशन डाइपोल के आने की वजह से बदलाव हो सकता है वहाँ पर। सिंपल ये स्टेटमेंट है, दूसरा स्टेटमेंट ठीक है, हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट ठीक है, फर्स्ट गलत है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल हमसे पूछा गया है जेट स्ट्रीम के बारे में। ठीक है, अपर एयर सर्कुलेशन होता है, इस तरीके से चलता है ये, ऊपर के हवा के ऊपर की हवा है ये अपर एयर सर्कुलेशन। जेट स्ट्रीम के संबंध में क्या क्या जो है सत्य कथन है, पहला देखते हैं। हिमालय के उत्तर में तिब्बती उच्च भूमि के समानांतर चलती है, ये बात एकदम सही बोली गई है। इट ब्लोज अक्रॉस द एशियाज नॉर्थ एंड हिमालयाज पैरेलल टू द तिब्बतन हिमालयन। तो ये जो है, ये रहा तिब्बत, ये तिब्बत है, तो ये देखो उसके पैरेलल में ही तो बह रही है, ये पैरेलल में ही बह रही है, सिंपल ये बोल रहा है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट जो है वो ठीक है। दूसरा देखो, वो कह रहा है कि तिब्बती उच्च भूमि जेट स्ट्रीम्स को उत्तरी और दक्षिण शाखाओं में विभाजित करती है। तो उत्तरी जो जो तिब्बतन हाईलैंड जो है, उसकी जो हाइट है वो करीबन 4000 से 6000, 4 से 6 किलोमीटर की है। ठीक है, उसकी जो हाईलैंड जो है, पठार की जो है, तो इस तरीके का, इस तरीके से क्या होगा, जो अपर एटमॉस्फेयर में जो आ रही हैं विंड्स आ रही हैं, उसकी वजह से क्या होगा, ये ऊपर और नीचे जो है वो डिवाइड हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे प्रेशर डिफरेंसेस आते हैं, तापमान का डिफरेंस आएगा, उसकी वजह से क्या होगा कि ये जो है ऊपर और नीचे जो है चली जाएंगी। यही बात हमसे बोला है कि जो तिब्बत का हाईलैंड है डिवाइड्स जेट स्ट्रीम्स इनटू नॉर्थ एंड साउथ ब्रांचेस, उत्तरी और दक्षिणी शाखाओं में विभाजित करता है जेट स्ट्रीम्स को। ठीक है, सिंपल सा है, अगर मैं ऐसे जा रहा हूँ, पत्थर आ गया तो क्या होगा, ऐसे टुकड़े हो जाएंगे, या तो मैं इसमें से घुस जाऊँगा, मैं ही टूट जाऊँगा, या फिर मैं क्या करूँगा, अपने आप को डिवाइड कर लूँगा, या फिर ये बेसिक है। पानी भी का आप एग्जाम्पल लोगे, सॉरी तो आप पानी का एग्जांपल लोगे, तो जैसे पानी को आप बहाओगे, तो और बीच में पत्थर आ गया, तो जो है वो दो पार्ट्स में जो है ऑलरेडी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है कि जेट स्ट्रीम्स की उत्तरी शाखा भारत में शीतकालीन मौसम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो नदर्न ब्रांच जो है, ये जो नदर्न ब्रांच है, ये वाली नदर्न ब्रांच जो है, वो प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द विंटर वेदर। अब देखो, ये तो बेसिक चीज़
बहुत ही बेसिक। ये कह रहा है कि जो नॉर्थ ब्रांच है वो इंडिया के अंदर रोल प्ले कर रही है, जो इंडिया के अंदर जो शीतकालीन मौसम है उसके अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब आप यहाँ पे देखो, एक तिब्बत था, ये यहाँ पे तिब्बत था, इधर देखो मैप के अंदर देखो, ये तिब्बत था, ऊपर एक ब्रांच जा रही है, नीचे एक ब्रांच जा रही है। अब बेसिक लॉजिक देखो कि कौन सी ब्रांच जो है वो इंडिया के अंदर और इंडिया के लिए फ़ायदेमंद है, या इंडिया के जो शीतकालीन मौसम है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। जो साउथ ब्रांच है, साउथ वाली, इसने बोला नॉर्थ, क्लियरली रॉन्ग हो जाएगा, बात खत्म। इतना सिंपल है। मैप के थ्रू आप चीज़ें देखते हो तो आपको ज़्यादा सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, आप उस मैप को याद करते हो, आपके पास आंसर होता है, बस बात खत्म। ठीक है, तो पहला जो और दूसरा जो है स्टेटमेंट जो है वो सही हो जाएंगे, ए आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बोला गया है अमृतसर और शिमला, उनके बारे में बोला गया है अमृतसर और शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर लैटिट्यूड यानी कि लेटा हुआ, जो मैंने बताया था आपका, पर स्थित है, लेकिन उनकी जलवायु में अंतर का कारण बताइए। तो ठीक है, ये इस तरीके से है, इस तरीके से नदन पार्ट है जो है, ठीक है। अब इस जगह पे आपका जो आता है वो आता है पठानकोट, ठीक है। पठानकोट के थोड़ा सा साउथ में जाओगे आपका आता है अमृतसर, अमृतसर, ठीक है। इधर जाओगे आप, यहां आ जाएगा आपका शिमला, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है, तो ये दोनों ही दोनों है जो है लगभग सेम लैटिट्यूड्स पे आ रहे हैं, सेम लैटिट्यूड पे आ रहे हैं, लैटिट्यूड 1, दोनों के दोनों जो है लगभग लगभग सेम लैटिट्यूड के पास आते हैं, बट उनके जो क्लाइमेट के अंदर डिफरेंसेस हैं। क्यों? अमृतसर रीजन देखते हैं, हम आपको बताते हैं। अमृतसर जो है वो थोड़ा सा लैंड प्लेन्स के अंदर आता है, प्लेन एरिया है, और शिमला जो है वो हाइट पर है। तो डिफरेंस किस चीज़ का हो गया? अल्टीट्यूड का, हाइट का डिफरेंस हो गया, अल्टीट्यूड का डिफरेंस हो गया। तो ऊंचाई की अंतर की वजह से दोनों के जो जो वातावरण है, जो दोनों की जो जलवायु है उसके अंदर जो है बदलाव आ जाता है, ठीक है। आप ऊंचाई वाले एरिया में जाओगे तो ठंडे मिलेंगे आपको, नीचे जाओगे प्लेन्स एरियाज में जाओगे तो कंपैरेटिवली वार्म मिलेंगे आपको, गर्म मिलेंगे। तो शिमला जो है वो ठंडा इलाका है, अमृतसर जो है वो कंपैरेटिवली जो है वो गर्म इलाका है। तो यही डिफरेंस है कि जो उनकी जो ऊंचाई का अंतर है, डिफरेंस है अल्टीट्यूड के अंदर, वही जो कारण है उनकी जलवायु के अंतर का, सिंपल। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बोल रहा है छत्तीसगढ़ राज्य, छत्तीसगढ़ राज्य में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? विच क्लाइमेट टाइप इज फाउंड इन छत्तीसगढ़ स्टेट, ठीक है। तो एक्चुअली में होता क्या है, छत्तीसगढ़ की लोकेशन क्या है, ये एमपी है, ये छत्तीसगढ़ है, उसके पास में है, तो कुछ ईस्टर्न पार्ट्स के अंदर आता है। तो ये एक ह्यूमिड, ये एक आर्द्र रीजन है, ठीक है, आर्द्र रीजन है, और दक्षिण पूर्वी रीजन है, साउथ ईस्ट रीजन के अंदर आता है, और आर्द्र रीजन है, ह्यूमिड रीजन। जैसे इससे ऊपर जाएंगे आपको मिलेगा उपाद्र, यानी कि सब ह्यूमिड रीजन मिलेगा, और संक्रांतिक रीजन मिलेगा, सब ह्यूमिड ट्रांजिशनल रीजन जो है, जैसे ही इसके ऊपर जाएंगे उसके अंदर आपको मिलेगा। तो इसमें ईस्टर्न यूपी और वेस्टर्न बिहार का जो पार्ट है, यहाँ पे ईस्टर्न यूपी जो है, यूपी और वेस्टर्न बिहार जो है उसका पार्ट जो है वो इसके अंदर जो है बी वाले पॉइंट के अंदर सब ह्यूमिड ट्रांजिशनल उपाद्र संकीर्त संक्रांतिक जो है उसके अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल पूछा गया है कौन सा क्षेत्र मानसून की अरब सागर शाखा से अधिक प्रभावित नहीं होता है? तो हमने दो शाखाएं पढ़ी थी, आपको याद होगा, मानसून की दो शाखाएं पढ़ी थी हमने इस तरीके से। ये जो है वो श्रीलंका है, एक शाखा ये थी और एक शाखा हमारी ये थी, ब्रांच 2 और ब्रांच 1। तो मानसून की दो शाखा हैं, और ये अरेबियन सी वाली है, ये बे ऑफ बंगाल वाली है। वो किसकी बात कर रहा है? अरेबियन सी वाली, यानी B1 की बात कर रहा है। और वो क्या कह रहा है, कौन सा क्षेत्र मानसून की अरब सागर शाखा से अधिक प्रभावित नहीं होता है? विच रीजन इज नॉट अफेक्टेड मच बाय द अरेबियन सी ब्रांच ऑफ द मानसून? कौन कौन से दे रखे? वेस्टर्न घाट्स,
डेक्कन प्लेट्यू, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ बेसिन। तो हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं और उनमें से देखना है कि कौन सा जो रीजन है वो ज़्यादा अरेबियन सी की ब्रांच से अफेक्ट नहीं होता है। तो इधर देखो, वेस्टर्न घाट तो सबसे पहले होगा, ये पार्ट जो है वेस्टर्न घाट्स में आ गया। एमपी भी जो है वो होता है, यहाँ पे एमपी आ जाता है सेंट्रल पार्ट में एमपी, क्योंकि यहाँ पे ब्रांच आती है इसकी इसकी ब्रांच जो है आती है कहाँ से, नर्मदा जो वैली है, यहाँ पे पड़ती है नर्मदा वैली, यहाँ नर्मदा वैली है, उसके अंदर से नीचे तापी भी है, उसके अंदर से वो महाराष्ट्र और एमपी तक एंटर की जा, ठीक है। एमपी महाराष्ट्र दोनों के अंदर जो है वो नर्मदा वैली और ताप्ती वैली दोनों से जो है एंटर कर जाती है अंदर। जो मानसून विंड्स जो है उनको गैप मिल जाता है, सीधा सीधा पहाड़ों से काटते हुए वो सीधे अंदर पहुंच जाती हैं सेंट्रल इंडिया की साइड। तो जो है मध्य प्रदेश है वहाँ भी होगा। उसने पूछा है नहीं, वेस्टर्न घाट्स भी है, मध्य प्रदेश भी है। डेक्कन प्लेट्यू देखो, डेक्कन प्लेट्यू ये जो रीजन है डेक्कन प्लेट्यू का, वहाँ भी जो है वो पासेस से होते हुए जो गैप्स जो हैं, नदियों के जो गैप्स नदियाँ बह रही हैं उनके गैप्स के होते हुए वो जो है डेक्कन प्लेट्यू के अंदर पूरा जो है घुसती चली जाती है। परंतु जो छत्तीसगढ़ का जो बेसिन है, इधर छत्तीसगढ़ जो है इधर आ जाता है, वो है वो ईस्टर्न जो ब्रांच है यानी कि B2 है, उससे ज़्यादा अफेक्ट करता है। तो वो छत्तीसगढ़ की जो बेसिन की जो ब्रांच है, छत्तीसगढ़ बेसिन का जो रीजन है वो अरेबियन सी ब्रांच से ज़्यादा अफेक्टेड नहीं होगा, ठीक है। नॉट अफेक्टेड मच, इसने ये नहीं बोला है कि बिल्कुल ही नहीं पड़ती, इट इज़ नॉट अफेक्टेड मच, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत आती है बट ज़्यादा नहीं। ज़्यादा जो आती है वो ईस्टर्न ब्रांच से आती है, यानी कि वो बे ऑफ बंगाल की जो ब्रांच है, B2 ब्रांच जो है वहाँ से आती है, ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल में क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन से स्थल, सॉरी यहाँ पे देखो, निम्नलिखित में से कौन से स्थान आर्द्र जलवायु का अनुभव करते हैं, यानी कि यहाँ इन एरियाज में रेनफॉल जो है, बरसात जो है वो ज़्यादा होती है। तो नीचे 4 स्थान दिए हैं, अहमदाबाद, कोची, लुधियाना, तेजपुर। तो देखो अहमदाबाद में ऐसा ज़्यादा नहीं होती, कंपैरेटिवली कोची में काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। और साथ ही साथ आपको तेजपुर असम के अंदर आपको देखने को मिलता है, असम, वहाँ पर जो है बरसात ज़्यादा होती है। कोची केरला के अंदर है। अच्छा, केरला के अंदर आपको याद भी होगा, केरला के अंदर सबसे पहले बरसात आती है और सबसे लास्ट में जाती है, ठीक है। तो ये जो कोची और असम में भी, असम और मेघालय दोनों के अंदर जो है वो बरसात जो है काफ़ी लंबे अरसे तक रहती है और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होती है। तो दोनों जो रीजन जो हैं वो ह्यूमिड रीजन्स के पार्ट रहते हैं, दोनों जो है ह्यूमिड क्लाइमेट का जो है आर्द्र जलवायु का जो है अनुभव करते हैं। तो 2 एंड 4 जो है वो आंसर हो जाएंगे। अहमदाबाद जो है वो और तेज लुधियाना जो है वो ऐसा इतना ज़्यादा नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डिक्लाइन ऑफ मानसून। द डिक्लाइन ऑफ मानसून इज इंडिकेटेड बाय, मानसून के हटने और निर्वर्तन का संकेत मिलता है किन किन चीज़ों से। नीचे कुछ चीज़ें दे रखी हैं और उनसे हमें बताना है कि किन किन चीज़ों से जो है मानसून के हटने का जो है वो हमें इंडिकेशन मिलता है। क्लियर स्काई, जैसे क्या होगा जब बरसात के, जब मानसून सीजन होता है, क्या क्या होता है, बादल जो है वो पानी से भरे खड़े हो जाते हैं, ठीक है। जो है जैसे जो है प्रेसिपिटेशन यानी कि रेनफॉल जो है कभी भी हो सकता है। पर जब ये वापस जाएंगे, मानसून जब वापस जाएंगे, खला के वापस जाएंगे तो एम्प्टी होंगे, खाली होंगे। तो क्लियर स्काई आपको दिखेगा, साफ आकाश आपको दिखेगा, ठीक है। पहला तो ये भी सही बात है। दूसरा, प्रेशर इज इन बे ऑफ बंगाल। अब जो है वो प्रेशर जो है वो दाब की स्थिति हो जाएगी बे ऑफ बंगाल के अंदर, ठीक है। यानी कि ये हमारा था लोकेशन, ये अरेबियन सी की थी, ये जो है बे ऑफ बंगाल की थी। जब मॉनसून के टाइम पर, समर के टाइम पर यहाँ पे हाई प्रेशर था, यहाँ पे लो प्रेशर था लैंड पर, तब जा रही थी बे ऑफ बंगाल की ब्रांच अंदर। इसका अपोजिट हो जाएगा, अगर लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, प्रेशर इन बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में दाब की परिस्थिति हो जाएगी, लो प्रेशर, तो क्या होगा, इस तरीके से जो है उसका मूवमेंट हो जाएगा, यानी कि क्लियर स्काई होने लग जाएंगे और जो विंड्स जो हैं वो लैंड से समुद्र की ओर, बे ऑफ बंगाल की ओर मूव होने लगेंगी। सेकंड पॉइंट भी ठीक है। तीसरा, राइजिंग टेम्परेचर ऑन लैंड, ठीक है।
धीरे धीरे क्या होगा कि जैसे ही बरसात खत्म होगी तो टेम्परेचर भी क्या होता है, टेम्परेचर हाई होता है, हाई टेम्परेचर होता है, बट रेन होती है तो जो है वो कूल डाउन करती रहती है। बट जैसे ही वो बादल खाली हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर ज़्यादा लगेगा आपको। ठीक है, तो धीरे धीरे जो है टेम्परेचर आपको बढ़ता दिखेगा, और उसके बाद जो है क्या होता है, फिर से जो है सर्दियाँ आ जाती हैं, टेम्परेचर डाउन चला जाता है। ठीक है, तो हमारे पास तीनों के जो तीनों ऑप्शन है और तीनों की तीनों जो कंडीशन आपको दिखेंगी, तो वो तीनों की तीनों जो है वो कारण बन जाएंगी कि भाई साहब ऐसा है कि साफ बादल दिख रहे हैं, और हवाएं जो हैं वो बंगाल की ओर जा रही हैं, और टेम्परेचर भी बढ़ रहा है लैंड का धीरे धीरे। तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि जो है मानसून जो है वो हटने का संकेत दे रहे हैं हमें। ठीक है, यही है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, पूछा गया है, पछुआ पवनों से संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वेस्टर्लीज। जो पछुआ हवाएं होते हैं, वेस्टर्लीज जो होती हैं, उनके संदर्भ में हमसे कुछ बातें पूछी गई हैं, उन पे हमें ध्यान भी देना है। पहला है, विंड्स बिटवीन 30 डिग्री नॉर्थ एंड 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स, ये बात बोली गई है। देखते हैं, अब थोड़ा सा आपको मैं एक क्लियर आइडिया देता हूँ। ठीक है, ये होती है इक्वेटर। ठीक है, ये 23.5 ऊपर, 23.5 नीचे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड अक्षांश, ये साउथ अक्षांश 23.5 डिग्री। ठीक है, इससे ऊपर 60, ठीक है, 60 या फिर 66.5। ठीक है, अब ट्रेड विंड्स कैसे जाती हैं, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, और सदन ये यहाँ से नीचे है सदर्न हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध है, यहाँ से ऊपर जो है उत्तरी गोलार्ध है, नदर्न हेमिस्फीयर है। तो सदर्न हेमिस्फीयर में इस तरीके से जाएंगी। अब इसकी भी एक मैकेनिज्म है, ये जो है ये सारे जो है प्रेशर बेल्ट हैं, इनसे डिसाइड होता है कि विंड, ये जो है विंड की डायरेक्शन कहाँ पर होगी, किस तरीके से होगी। ठीक है, ये नदन नदन पार्ट में है, नदन हेमिस्फीयर के अंदर है। यहाँ पे वेस्टर्लीज है, वेस्टर्लीज। ठीक है, वेस्टर्लीज, वेस्टर्लीज, वेस्टर्लीज यानी कि वेस्ट से जाएंगी ईस्ट की ओर, वेस्ट से ईस्ट की ओर, वेस्ट से ईस्ट की ओर। ठीक है, तो अब हमसे क्या पूछा गया है कि ये जो है 30 डिग्री नॉर्थ से, अब देखो 30 डिग्री नॉर्थ करीबन कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, वहाँ से कहाँ जा रही हैं, 60 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड्स में, 60 डिग्री होगा यहाँ तक। भाई ये कितना गलत स्टेटमेंट हो गया। आप क्लियर देखो, इनकी एक बाउंड्री सेट है कि ये 23.5 से 67 के बीच के एरिया का अप्रोक्सीमेटली वहाँ पे बह रही हैं, पर इसने क्या बोल दिया, इसके ना ट्रॉपिक वाली, ये जो है बीच वाली, ये दोनों जो है वो ट्रेड विंड कहलाती हैं, ट्रेड विंड कहलाती हैं। ठीक है, उसके ऊपर जो है वेस्टर्लीज हैं, फिर पोलर विंड्स हैं। ठीक है, तो अब इसने क्या बात कह दी कि भाई साहब ये जो है वेस्टर्लीज जो हैं, जो पछुआ पवनें हैं, वो 30 डिग्री नॉर्थ से और 60 डिग्री साउथ तक चल रही हैं। ये एकदम गलत स्टेटमेंट है भाई साहब। ठीक है, इनकी जो रेंज है 23.5 नॉर्थ से 66.5 नॉर्थ, और फिर 23.5 साउथ से 66.5 साउथ, ये इनकी रेंज है, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली याद रखना कि 20-30 से 60-70 के बीच की में ये बहती हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, मॉइस्ट एयर मासेस कॉजिंग विंटर रेन्स इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया। जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में शीतकालीन जो वर्षा होती है करने वाले आर्द्र वायु द्रव्यमान है। तो ये बात सही है कि जो मॉइस्ट एयर मासेस होते हैं वो विंटर रेन्स का कारण बनते हैं नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के अंदर, सर्दियों के अंदर बरसात होती है। जो आपको मैंने एक बात बताई थी पिछले एक सवाल के अंदर कि जो जेट स्ट्रीम आ रही थी इस तरीके से, उसको तिब्बतन प्लेट्यू ने, ये तिब्बतन प्लेट्यू था, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, और जो सदर्न ब्रांच थी जेट स्ट्रीम की, वो इम्पैक्ट कर रही थी किसको, नॉर्थ इंडिया के क्लाइमेट को। ठीक है, कैसे कि इसकी वजह से, इस सदर्न ब्रांच की वजह से यहाँ पर रेन्स होती हैं।
अब रेंज क्यों होती हैं इसमें? क्योंकि ये जो जेट स्ट्रीम है वो अपने साथ पानी भर के ला रही है, कहाँ से? मेडिटेरेनियन सी से। ठीक है, इतना सिंपल है। तो नॉर्थ इंडिया के अंदर अभी मान लो, अभी जो है कुछ दिनों पहले अब आपको बरसात देखने को मिली होगी। ठीक है, जो बरसात हो रही हैं उनका जो कारण है वो जो साउथ वेस्ट जेट स्ट्रीम जो है वो अपने साथ पानी लेके आ रही है मेडिटेरेनियन से। और जैसे ही पानी लेके आती हैं, दो ब्रांचेस में डिवाइड कर देती हैं। जो सदर्न ब्रांच जो है वो इंडिया के अंदर बरसात कर दी जाती है अपने साथ, और नदर्न ब्रांच जो है वो तिब्बत के ऊपर होकर चली जाती है। सिंपल। तो जो सेकंड पॉइंट है वो ठीक है, और फर्स्ट जो है वो गलत है। ठीक है, यही हमसे पूछा गया था, यही हमारा जो है आंसर है इसका। ठीक, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल पूछा गया है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन के ऊपर। कन्वर्जेंस जोन उष्णकटिबंधीय अभिसरण। कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस यानी कि यहाँ पे मिलन हो रहा है, किसी चीज़ का मीटिंग हो रही है, मीटिंग हो रही है। उस जोन के बारे में बोला गया है। एक लो प्रेशर जोन है, यहाँ पर मीटिंग होती है किस चीज़ की? लो प्रेशर कहाँ पर होगा? सबसे पहला सवाल, जहाँ पे हाई टेम्परेचर होगा। ठीक है, तो ये एरिया जो है, ठीक है, यहाँ पे अक्सर जो है हाई टेम्परेचर रहता है, तो लो प्रेशर रहेगा। ठीक है, इसने क्या बोला? ITCZ एक मीटिंग जोन है। किसकी मीटिंग जोन है ये नहीं पता हमें, बट हम आपको बताते हैं। ये देखो, एक ट्रेड विंड ये है साउथ सदर्न हेमिस्फीयर से, नदर्न हेमिस्फीयर से भी एक ट्रेड विंड ये आ रही है, दोनों मिल रही हैं इस रीजन के अंदर, और यही आपका जो है ITCZ है। सिंपल। उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र क्या है? जहां पर उत्तर से आने वाली ट्रेड विंड्स दक्षिण से आने वाली ट्रेड विंड से जाके मिलती हैं, बस वही जो है वो लो प्रेशर जो है रीजन क्रिएट होता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या दे रखा है? व्यापारिक एवं पछुआ हवाओं की पेटी। नहीं भाई, दोनों की दोनों जो है वो व्यापारिक ट्रेड विंड्स का ही पार्ट है। पछुआ एवं ध्रुवीय, ये भी गलत है, पोलर और वेस्टर्लीज का नहीं है, ये तो यहाँ की बात कर रहा है, ये बिल्कुल नहीं है। नियर बाय पोल्स, यहाँ की बात कर रहा है, ये भी गलत है। एट द इक्वेटर, सही बात है, इक्वेटर पर ही होगा, इक्वेटर पर ही ट्रेड विंड्स जो हैं, जो व्यापारिक हवाएं हैं, वो जाके जो हैं वो मिलती हैं। ठीक है, सिंपल सा सवाल। नेक्स्ट चलते हैं। राजस्थान डस्ट स्टॉर्म्स। राजस्थान में आंधियों के बारे में एक सवाल है, वो पूछा गया है कि जो मई से जून में राजस्थान में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों का कारण है। जो मई से जून में राजस्थान के अंदर जो धूल पैदा होती है उसका जो वो कारण क्या क्या है वो हमें देखना है बस। तो इसके अंदर जो है 3 कारण दे रखे हैं। कन्वेंशनल संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति, अरावलीज हिल पैरेलल टू द साउथ वेस्ट विंड्स। अरावली की जो पहाड़ियाँ दक्षिण पश्चिमी हवाओं के समानांतर हैं, ये तो नहीं है। ठीक है, तो मई और जून के बीच में जो राजस्थान के अंदर जो डस्ट स्टॉर्म्स आते हैं वो उसका कारण क्या है वो हमें बताना है। तो ये राजस्थान है। ठीक है, ये राजस्थान का लोकेशन है, राजस्थान। ठीक है, अब ये अरावलीज है, ये अरावली है, अरावलीज। ठीक है, अब वो कह रहा है कि इस तरीके से जो विंड जाएगी वो उसके रिस्पॉन्सिबल है। बिल्कुल नहीं भाई, ये तो चुपचाप निकल ही गई, इसके अंदर तो इम्पैक्ट इसका हो ही नहीं रहा। ठीक है, तो ये इसका हटा देंगे। दूसरा, स्पीडी ईस्टर्ली विंड्स। ईस्टर्ली जो विंड्स होती हैं उनका भी कोई रोल नहीं है, जो ईस्ट से ऊपर से जो आती हैं वो। अब बचा हमारे पास कन्वेंशनल का, ये देखते हैं ये भी है कि नहीं। जो संवहनीय धाराओं, उनकी जो उत्पत्ति कैसे होती है, तो एक्चुअली में होता क्या है कि वेस्ट से जाती है लू। ठीक है, वेस्ट से जो मई और जून के बीच में गर्म हवाएं चलती हैं वेस्ट से, उसको बोलते हैं लू, वेस्ट से। ठीक है, अब होता क्या है, इस लू की हीट की वजह से एक लो प्रेशर का एरिया क्रिएट हो जाता है इस रीजन के अंदर। इसकी जो हीट की वजह से हाई टेम्परेचर होगा, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, लो प्रेशर का एरिया क्रिएट हो जाएगा। अब
जब हाई टेम्परेचर की वजह से लो प्रेशर का एरिया क्रिएट हो जाएगा तो एयर जो है वो उठेगी ऊपर और जाके कहीं ना कहीं तो उस रीजन के अंदर सिंक होगी। तो क्या होगा, ये डस्ट स्टॉर्म्स जो हैं वो पैदा होंगे और डस्ट स्टॉर्म्स जो है पैदा होके जो है वो राजस्थान के अंदर फैलेंगे। ठीक है, अब सिंपल सा रीजन हो गया। तो ये एक कन्वेंशनल साइकिल हो गई अपने आप में, ये साइकिल हो गई किसकी, संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति। ठीक है, कन्वेंशनल करंट बन गई ही, इसी की वजह से क्या होगा, मई और जून के बीच में, मई और जून के महीनों में राजस्थान के अंदर जो है वो उत्पन्न होने वाले धूल की जो धूल भरी आंधियों हैं उनका कारण बन जाती है कन्वेंशनल करंट्स। सिंपल। ठीक है, कन्वेंशनल करंट्स कैसे बन रही हैं, लू जो है, वार्म विंड जा रही हैं लू। अब लू की वजह से क्या हो रहा है, हाई टेम्परेचर होगा, गर्म है, आप देखते होगे नॉर्दर्न इंडिया के लोग तो जानते हैं लू चल रही है। ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे हाई टेम्परेचर की वजह से लो प्रेशर क्रिएट होगा, लो प्रेशर क्रिएट की वजह से क्या होगा, एयर जो है हवा में उठेगी, वहाँ से जाएगी और जो है दूसरी जगह पे जाके सिंक करेगी आसपास के इलाकों में, वहाँ पे डस्ट स्टॉर्म्स लेके आएगी। डस्ट स्टॉर्म जो है धूल की जो है मिट्टियाँ, धूल भरी मिट्टियाँ वो लेके आएगी। ठीक है, आंधियाँ लेके आएगी डस्ट स्टॉर्म्स, और उसी वजह से क्या होगा, एक कन्वेंशनल साइकिल क्रिएट हो जाएगी, कन्वेक्शनल साइकिल, संवहनीय धारा वो क्रिएट हो जाएगी, वही जो है कारण बनती हैं राजस्थान के अंदर। ठीक है, तो हमारे पास जो है आंसर जो है एक, डी इज़ द ओनली ऑप्शन। तो इसी के साथ जो है मॉनसून लार्जली हमने कवर कर लिया है। आई नो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है मॉनसून, बट आपका कोई भी सवाल इसके बाद छूटना नहीं चाहिए और ये आपको इंश्योर भी करना है, और इसके साथ क्या करना है, करंट अफेयर्स का एडिशन आपको करते रहना है। ठीक है दोस्तों, आपको लेक्चर पसंद आए लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और अपना सिलेक्शन, अपने दोस्तों का सिलेक्शन इंश्योर करिए। ठीक है, आई नो थोड़ा सा हैक्टिक रहता है ये सिलेक्शन की प्रोसेस जो होती है, इसी वजह से वन शॉट दो, अच्छे से पढ़ो। ठीक है, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, सी यू टुमारो।